जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? काफ़ी दिनों के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। पीटीई के साथ क्या हो गया है पिछले 20 से 25 दिनों में, किसी को तवक्को भी नहीं थी। ख़ास तौर पे इमरान खान और उसके जो फॉलोअर्स हैं, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। इमरान खान के साथ आज वही कुछ हो रहा है जो एमकेएम के बानी अल्ताफ़ हुसैन के साथ होता रहा था। आज इमरान खान का टीवी पे नाम नहीं चलता, बानी पीटीआई चलता है। इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन का नाम नहीं चलता, ये वैसे उसकी ख़बर ही नहीं अब चलती। पिछले अरसे कुछ अर्सा पहले इमरान अल्ताफ़ हुसैन का नाम चलता था तो सिर्फ बानी एमकेएम चलता था। ये सेम सिचुएशन आज इमरान खान की बन चुकी है। और दूसरी साइड पे जसवंत बंदयाल और आरफ अलवी हैं। कुछ दिन पहले भी मैंने एक ट्वीट भी की थी कि इमरान खान के ये दो बड़े सबसे बड़े शेल्टर थे, आरफ अलवी और जसवंत बंदयाल। इन दोनों को एक हल्की सी झलक दिखा दी गई है कि भाई पीटीआई के साथ ये कुछ हो सकता है, इमरान के साथ हो सकता है, तो आप भी इस्तीफ़ा दे के घर जा सकते हैं। लेकिन ये दोनों समझ गए हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है दो। पहले नंबर पे आरफ अलवी ने जो बिल समझे जाते थे कि ये नवाज़ शरीफ के हक़ में है, गवर्नमेंट के हमायती बिल हैं, गवर्नमेंट से इनको फ़ायदा हो सकता है, आरफ अलवी ने फ़ौरन से पहले उन बिल पर दस्तखत किए हैं। आरफ अलवी बिल्कुल साइलेंट है इमरान खान से आज के दिन तक। पिछले 15 से 20 दिनों में उनका कोई रब्ता नहीं हुआ इमरान खान के साथ। और जसवंत बंदयाल हैं, जसवंत बंदयाल का सबसे बड़ा जो लतीफ़ा है वो है 90 दिन में इलेक्शन करवाने वाला। वो अब समात गैर महीना मुद्दत तक मुलतवी बुनियादी तौर पे हो चुकी है। कल जो हुक्मनामा जारी हुआ उसके मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां 15 जून से 15 सितंबर तक। बच्चों को स्कूलों में छुट्टियां होती हैं 6 जून से 14 अगस्त तक, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजों को छुट्टियां आई हैं 15 जून से 15 सितंबर तक। 15 सितंबर का मतलब है 16 सितंबर को बंदयाल साहब की रिटायरमेंट है, और बाकी जितना भी टाइम है, पीरियड है, बंदयाल साहब आप घर में बैठ के गुजारेंगे। यार देखो, एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। फ़ौज ने अलानिया तौर पर कहा, बाबर इफ्तिखार, जनरल बाबर इफ्तिखार थे DGISPR, उन्होंने ऐलान किया। फिर जनरल नदीम अंजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फिर जनरल बाजवा ने कहा, फिर आसम मुनीर साहब ने कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर कि भाई हम न्यूट्रल हो चुके हैं, हमें सियासत में इन्वॉल्व ना किया जाए, हम सियासत से कता ताल्लुक़ कर दिया अपना, हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, फ़ौज इंटरफेरेंस नहीं करेगी, जमहूरियत आवाम का सर चश्मा है। लेकिन ये सारी बातें इमरान खान और उसके टोले को पसंद नहीं आई, क्योंकि पहले इमरान खान ने आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के वक्त भी लॉन्ग मार्च इसी सिलसिले में किया कि हर सूरत आसम मुनीर की अपॉइंटमेंट रोकी जाए। फिर इमरान खान आज जनरल आसम मुनीर के वालिद तक पहुंच रहा है। कितने अफसोस की बात है कि आप लोग अपनी सियासत के लिए किसी के बाप तक भी पहुंच सकते हैं। आज तक आखिरी मरतबा राना तनवीर ने ज़िक्र किया था, एक रेफरेंस दिया था कि मैं किसी शादी में बैठा था तो इमरान खान के वालिद का ज़िक्र किया था, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान, उसके बाप की जानिब से कहा गया था कि ये मेरा है ही नहीं, हरामदा है। ये एक वर्ड आखिरी मरतबा इमरान खान के वालिद के लिए कोड किया गया था। इमरान खान को चाहिए था कि जनरल आसम मुनीर के वालिद के मतलब ये गुफ्तगू ना करते। आप बाकी पॉलिटिशियंस के मतलब तो आप गंद उछालते ही रहे हैं ना, नवाज़ शरीफ हो, मरियम हो, बिलावल हो, बेनज़ीर हो, बुख्तावर हो, सब के मतलब आपने गंद उछाला। दर्जनों ऐसे ख़वातीन हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनकी तहरीक इंसाफ ने मुखालफत में आखिरी हदें पार की, उनकी ज़ातियात तक पहुँचे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी तक पहुँचे। आपके सामने हिना परवेज़ भट्ट जो हैं उनके साथ पीटीआई क्या करती है, उज़मा बुखारी के साथ, सानिया कामरान के साथ, फिर बुख्तावर भुट्टो के साथ क्या किया पीटीआई ने। यार ये सारी चीज़ें हैं पीटीआई का, अब इनको अब जवाब भी देना पड़ रहा है और सामना भी करना पड़ रहा है। इमरान खान को बुनियादी तौर पर बताया गया भाई ये तुम्हारी औकात है, इससे ज़्यादा तुम कुछ भी नहीं हो। अब तहरीक इंसाफ को कालादम करार देने की ज़रूरत भी मेरा ख़्याल नहीं है, क्योंकि अब बंदे ही कोई नहीं रह गए तहरीक इंसाफ में।
वोट है तहरीक इंसाफ का, लेकिन अब वो वक़्त के साथ जब पीटीआई के कैंडिडेट ही नहीं होंगे खड़े तो वोट किसको देंगे। अब असल चीज़ क्या है, आने वाले वक्त में क्या हो रहा है उसकी तरफ आते हैं। इस वक्त पीएमएलएन लग रहा है कि वो सत्तू पी के सो रही है बज़ाहरन। पीएमएलएन में कहीं भी जिक्र नहीं हो रहा कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। पीएमएलएन के वोटर को नहीं पता इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, कब होने हैं, हमने तैयारी क्या करनी है। इनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो भी मुतहर्रक हैं, आसिफ जरदारी भी मुतहर्रक है। वो पंजाब में मुस्तकिल तौर पर बैठे हुए हैं, लोगों को शामिल कर रहे हैं अपनी जमात में। लेकिन अब देखें, पिछले साल अप्रैल में पीएमएलएन ने जो मलबा उठाया है तहरीक इंसाफ का, शहबाज शरीफ को आप क्या इतना बेवकूफ़ आदमी समझते हैं कि वो आसानी से सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं? इत्तेहादियों का प्रेशर भी, अपनी पार्टी का प्रेशर भी, आवाम पर भी महंगाई का बोझ जो लादा गया था, वो सारी जो बद्दुआएं हैं, क्या शहबाज शरीफ ने बड़ी खुश दिली से कबूल की हैं? क्या शहबाज शरीफ को बड़ा दर्द है मुल्क का? नहीं भाई, ये एक समझौता है। ये बहुत सारे लोग ना गलत फहमी का शिकार हैं कि आसिफ जरदारी ने फंसाया है नून लीग को। वो भाई इक़्तिदार सबको अच्छा लगता है, इक़्तिदार सुबह बैठा दें आसिफ जरदारी को ऐवान सदर में तो वो भाग के जाएंगे। शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया है तो उसकी भी एक लॉजिक है। 1.5 साल से नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे, भाई प्राइम मिनिस्टर है, इसकी भी एक वजह है। आपको एक मज़े की बात बताऊं कि अक्टूबर में जस्टिस बंदयाल से सितंबर में जा रहे हैं, अक्टूबर में आरफ अलवी साहब की रिटायरमेंट है। मैंने कुछ अर्सा पहले कहा था, बहुत सारे लोग क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछते हैं कि नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ नहीं चाहते कि वो आरफ अलवी से हलफ लें। नया जो प्रेसिडेंट बनेगा आरफ अलवी, उसी से ही नए वज़ीर आज़म हलफ लेंगे, यानी कि नवाज शरीफ हलफ लेंगे। आई थिंक चेयरमैन सेनेट होंगे कायम मकाम सदर आरफ अलवी के बाद नया सदर बनने तक। तो वो हो सकता है कि कायम मकाम सदर से ही नवाज शरीफ हलफ लें। ये एक बात तय है कि पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। क्योंकि इस वक्त आपका चीन और सऊदीया जो है, इन दो लोगों सिर्फ नवाज शरीफ पर रिलाई कर रहा है और किसी बंदे पर रिलाई नहीं करता। क्योंकि पीपल्स पार्टी का कभी झुकाव नहीं रहा सऊदी अरब और चीन की तरफ। पीपल्स पार्टी का झुकाव है अमेरिका की तरफ। अमेरिका ने कभी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं की बड़े लेवल की, और जबकि चीन और सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं या आपको माली मदद देते हैं। तो इन दो मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो सिर्फ नवाज शरीफ के साथ बेहतर हैं। अगर इनके बाद दो दूसरे मुल्क जो हैं वो अरब कंट्री हैं, यूएई हैं और कतर हैं, ये दोनों भी नवाज शरीफ पर रिलाई करते हैं। इनके मद्दे मुकाबल कोई ऐसा लीडर नहीं है नवाज शरीफ के जिस पर आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी यकीन करती हो, रिलाई करती हो और जिसके साथ चलने में अच्छा महसूस करती हो। और एक और अहम चीज़ है कि इमरान खान पर तो कांटा है ही मुस्तकिल। अब अगले 10 साल तक इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में कहीं नज़र नहीं आएगा। और इनके साथ मरीम नवाज़ पे भी फ़िलहाल कांटा है। अगर मरीम नवाज़ कोई इलेक्शन जीत भी जाती है किसी हल्के से तो इनको में भी कोई वजारत ना मिले। खैर वक्त के साथ चीज़ें बदल भी जाती हैं, कोई चीज़ हतमी नहीं होती। अभी इंफॉर्मेशन मेरी यही है कि मरीम नवाज़ को कोई ओहदा नहीं मिलेगा सरकारी सतह पर, चाहे ये पार्लियामेंटेरियन बन भी जाएंगी तो। और आगे पाकिस्तान के लिए अच्छा तब होगा जब पाकिस्तान अपने वसाइल से अपने ज़राए आमदन बढ़ाएगा। कर्ज़ों से मुल्क नहीं चलते। पाकिस्तान पिछले 75-76 साल से कर्ज़े ले रहा है, जबकि अपनी जो ज़राए आमदन है वो नहीं बढ़ा रहा। हमें अपने ज़राए आमदन बढ़ाने चाहिए। इसके लिए हमें अपनी सन्नत को, इंडस्ट्री को मजबूत करना चाहिए, इसका पहिया चलाना चाहिए, अपनी सियाहत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अपने जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस किसी मुल्क में अब बेहतरी की अलामत नहीं होते। टैक्सेस इकट्ठे किए जाते हैं लेकिन इसके साथ हुकूमत के जो अखराजात हैं, सबसे बड़ी वजह यही है वो हमारी आमदन से ज़्यादा हैं।
पाकिस्तान का जो सालाना रेवेन्यू है उसका 69% हम कर्ज़ और सूद की मद में अदा कर रहे हैं। तो भाई फिर आपके टैक्स इकट्ठे करने का फ़ायदा क्या, जब आप अपनी कौम पर टैक्स नहीं लगा रहे, सिर्फ आप कर्ज़ों की मद में वो वापस करते जा रहे हैं 69%। इमेजिन करें 69% हम अपना रेवेन्यू जो है कर्ज़ और सूद की मद में अदा कर रहे हैं। और जो बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, सूद अल्लाह को पसंद नहीं है और वो हमारी मईशत की जड़ों में घुसा दिया गया है। तो खुदारा इस सूद से जान छुड़ाएँ। अब ये मेरा हो सकता है आखिरी वीलॉग हो, अगला वीलॉग मैं शायद अगली गवर्नमेंट आने के बाद करूं। अगर आप पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तो आपको 4-5 बड़े काम करने चाहिए। सबसे पहले आपको इंसाफ का निज़ाम जो है वो मज़बूत करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको जो मज़दूर की उजरत है वो प्रॉपर मिलनी चाहिए और उसकी मज़दूरी के बराबर उजरत मिलनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आपको अपने वसाइल जो हैं उनकी मदद से मुल्क चलाने की कोशिश करनी चाहिए। चौथे नंबर पे आपको अपनी जो बरामदात हैं उनको बढ़ाना चाहिए, दरामदात पर फोकस कम रखें। पाँचवें नंबर पे आपको ऐसे इक़दामात करने चाहिए जिससे आम आदमी को लगे कि मैं बहुत महफूज हूँ, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरी जो लाइफ है वो सिक्योर है। पाकिस्तान से आज 10 लाख एक साल में बंदे बाहर सिर्फ नौकरियां करने के लिए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ना उनकी लाइफ सिक्योर है, ना उनका पैसा सिक्योर है। लोगों को गारंटी दे यहाँ रहने की, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें। अगर आप कोई भी हुकूमत अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती तो वो हुकूमत करने की अहल नहीं है। इसको पीटीआई के साथ लिंक मत किया जाए, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो कोशिश करें कि, और एक और सबसे अहम बात, बुनियादी तौर पे हम हैं एहसास कमतरी का शिकार कौम और काम चोर कौम है। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस, चीफ सेक्रेटरी, सीएम और आम आदमी सब लोग अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें, अपना काम ईमानदारी से करें, फिर पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।